हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के लिए नेट एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेके आया हूँ। ठीक है। और आज आप लोग को इस क्लास में गिफेन का विरोधाभास बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या देखने वाले हैं, गिफेन का विरोधाभास, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहता क्या है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में, क्या कहता है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में ब्रिटेन में निम्न मजदूरी अर्जित करने वाले, ठीक है, क्या है आपका, निम्न मजदूरी अर्जित करने वाले मजदूरों द्वारा गेहूं की कीमत और ब्रेड की मांगी गई मात्रा के, ठीक है, मांगी गई मात्रा के व्यवहार पर आधारित सर फ्रांसिस गिफेन ने मांग के नियम के संबंध में, ठीक है, मांग के नियम के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपवाद की खोज की, जिसे गिफेन विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है, नाम दिया गया। बता दें कि यह विरोधाभास क्या बतलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कहता क्या है कि आपका विरोधाभास जो है, ठीक है, कहता क्या है कि आपका जो विरोधाभास जो है, समझ गए, देखिए यह निम्न कोटि वाली वस्तु जो निर्धन लोगों की एक महत्वपूर्ण खाद्य मद है, ठीक है, और जिस पर वे अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत क्या करता है, व्यय करते हैं, उस पर पहला क्या है, कीमत परिवर्तन का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक आय प्रभाव, ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में गतिशील होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, गतिशील, और इसलिए इनके संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता है। समझ गए, यही कारण है। और ऐसी वस्तुओं को गिफन वस्तुएं कहा जाता है। समझ गए, क्या वस्तु कहते हैं, गिफन वस्तु। जैसे दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए गिफन वस्तु के संबंध में, तो आप लोग को बता दें, गिफन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत कम होने से मांग कम होती है। ठीक है, गिफन वस्तु किसे कहेंगे कि किसी भी वस्तु का अगर कीमत कम होगा, है ना, और कीमत कम होने के बावजूद भी मांग कम हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, गिफन वस्तु। तथा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। समझ गए। अतः गिफन पदार्थ निम्न कोटि का वह विशेष पदार्थ है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और आप लोग को ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि गिफन आपको वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कीमत कम होने से उसकी मांग कम होगी तथा कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है। समझ गए। और नोट में क्या है कि गिफन, समझ गए, आपका क्या है नोट में कि गिफन के विरोधाभास से ज्ञात होता है कि मांग का नियम किस परिस्थिति में लागू नहीं होता। गिफन पदार्थों की मांग वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्या कहता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। इससे प्रकट होता है कि वस्तु की कम कीमत पर उसकी मात्रा की, ठीक है, अधिक मांग की जा सकती है, ठीक है, तथा अत्यधिक कीमत पर कम मांग की जा सकती है। समझ गए, इस तरह से है। और आप लोग बता दें कि गिफन वस्तुओं के संबंध की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को इसमें दर्शाया गया है। देखिए कहता है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आपका ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। समझ गए, इसलिए शुद्ध प्रभाव आधारित कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, ठीक है, ऋणात्मक आय प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है। और इसका अर्थ यह है कि वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, कौन सा संबंध, आपका धनात्मक। और अन्य शब्दों में गिफन पदार्थों पर मांग का नियम लागू क्या है,
नहीं होता है। समझ गए? मांग का नियम लागू नहीं होता है। सामान्य, निम्न कोटि तथा गिफेन वस्तुओं के संबंध में आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की बात किया जाता है। कहता है कि वस्तुओं की प्रकृति, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कुल प्रभाव। ठीक है, इसमें आप लोग बताया गया है कि आपका समान वस्तुओं की प्रकृति में बताया जा रहा है कि समान वस्तुएं में आय प्रभाव धनात्मक होती है, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होती है, और कुल प्रभाव की बात किया जाए तो इसमें मांग के नियम लागू होता है। समझ गए? उसी तरह आपका देखा जाए कि निम्न कोटि वस्तुएं जो गिफन वस्तुएं नहीं है, ठीक है, निम्न कोटि क्या है पर गिफन नहीं है, तो उसका आय प्रभाव ऋणात्मक, प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक, और इसमें कहा जा रहा है मांग का नियम लागू होता है क्योंकि ऋणात्मक आय प्रभाव भी की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। थर्ड क्या कहता है कि गिफन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं में क्या है सो देखिए, गिफन वस्तुएं आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है, और उनकी बात बताया जा रहा है। समझ गए? इसमें आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ऋणात्मक है, और इसमें लागू मांग का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ऋणात्मक आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। समझ गए? चलिए अब इस लिस्ट की का दृष्टिकोण की बात करते हैं। समझ गए? कहता क्या है कि इसके अनुसार अधिक मौद्रिक आय वापस ले ली जाए तो उपभोक्ता की वास्तविक आय को दो वस्तुओं के पुराने संयोग पर स्थिर कर देती है। समझ गए? अब उनके बाद बता दें कि कीमत उपभोग वक्र। समझ गए? कीमत उपभोग वक्र में क्या है? कीमत उपभोग वक्र किसे कहेंगे? तो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता के संतुलन पर कीमत में परिवर्तन का प्रभाव कीमत उपभोग वक्र द्वारा प्रकट किया जाता है। और कीमत उपभोग वक्र वह वक्र है जो वस्तु x तथा y के उन इष्टतम संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता आय तथा वस्तु y की कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु x की विभिन्न कीमतों पर खरीदेगा। समझ गए? खरीदता है। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। और अब आय उपभोग वक्र को के बारे में देखिए। कहता है कि वह वक्र जो वस्तु x तथा वस्तु y की उन संतुलन मात्राओं को प्रदर्शित करता है जो कीमतों के स्थिर रहने पर आय के विभिन्न स्तर पर खरीदी जाएगी। ठीक है, संक्षेप में आय उपभोग वक्र, ठीक है, आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के संतुलन पर आय में परिवर्तन के प्रभाव को बतलाती है। समझ गए? अब देखिए एंजिल वक्र। एंजिल वक्र क्या कहता है? समझ गए कि एंजिल वक्र में है कि वह वक्र जो आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी गई एक वस्तु की इष्टतम मात्रा को क्या है प्रकट करती है। समझ गए? और जिस वक्र आय उपभोग वक्र के समान नहीं है, एंजिल वक्र यह प्रकट करता है कि संतुलन में बने रहने के लिए अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की कितनी मात्रा का उपभोग करेगा। समझ गए? इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि ये वक्र आर्थिक कल्याण के व्यवहारिक अध्ययन तथा पारिवारिक व्यय प्रतिरूपों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। एंजिल वक्र को आय उपभोग वक्र की सहायता से खींचा जा सकता है। एंजिल वक्र के नियम आय तथा उपभोग वक्र के आधारभूत क्या अंतर है? ठीक है, तो कहता क्या है कि आय उपभोग वक्र उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु x तथा वस्तु y के उपभोग में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है, और इसके विपरीत एंजिल वक्र उपभोक्ता की आय तथा उसके द्वारा किए जाने वाले किसी विशेष वस्तु के उपभोग की मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, मांग के नियम से संबंधित आरोपित अपवाद क्या कहता है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं या वेबलन वस्तुएं। समझ गए? इसमें क्या है कि वेबलन वस्तुएं जिनका नाम अमेरिकन अर्थशास्त्री
दृष्टि वेवलेंथ से जुड़ा है। और प्रतिष्ठा सूचक या विलासिता की वस्तुएं जैसे हीरे, है ना, जवाहरात, जेवर, बड़े कलाकारों की मौलिक कलाकृतियाँ, कीमती कालीन आदि सब है। समझ गए। नोट में बताया गया इसमें कि वे ही निम्न कोटि के पदार्थ जिन पर मांग, ठीक है, का नियम लागू नहीं होता, गिफन पदार्थ कहते हैं। समझ गए। और सभी घटिया पदार्थ गिफन पदार्थ नहीं होते, केवल वे घटिया पदार्थ ही गिफन पदार्थ होते हैं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव अप्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। ठीक है। ऋणात्मक आय प्रभाव जो है आपका, ऋणात्मक जो है ना, वो आपका आय प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक पाया जाता है, उसे ही गिफन वस्तु कहते हैं। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए, है ना, कि आज गिफन वस्तु के संबंध में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। आगे तुरंत आप लोग को नए नए क्लास फिर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।